नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की सियासत में भाजपा और कांग्रेस के दो नेताओं की लड़ाई अब सड़क से सदन तक पहुंच चुकी है। दोनों ही नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह और विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की। इन दोनों नेताओं की आमने सामने की लड़ाई का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब सौरभ शर्मा की नियुक्ति के मामले में भूपेंद्र सिंह के हस्ताक्षर वाली एक नोटशीट हेमंत कटारे ने मीडिया के सामने सार्वजनिक की, जिसमें कटारे ने आरोप लगाए सौरभ शर्मा की नियुक्ति पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा कराई गई थी, जिसका जवाब देने के लिए भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह भी सामने आए और अपना पक्ष रखा। उन्होंने हेमंत कटारे के पुराने कुछ एक मामले भी मीडिया के सामने लाने की कोशिश की और तमाम आरोप लगाए। लेकिन अब विधानसभा में भी नेताओं की जंग देखी जा रही है। दरअसल विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह पर तमाम आरोप लगाए हैं। कटारे ने भूपेंद्र सिंह को पागल करार दिया है और कहा है कि जब उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया तब वे आधे पागल हो गए थे, और अब जब से मैंने सौरभ शर्मा वाली उनके हस्ताक्षर की नोटशीट सबको दिखाई, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष पद को भूपेंद्र सिंह द्वारा फर्जी बताए जाने पर उन्होंने कहा कि वो बिना सबूत मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं, सचिवालय को फर्जी बता रहे हैं। उनमें सच सुनने का पुरुषार्थ नहीं है। कटारे ने कहा कि वे डिप्रेशन के चलते ऐसे आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली मुंबई में डिप्रेशन के अच्छे डॉक्टर हैं, मैं निःशुल्क उनका इलाज कराने के लिए तैयार हूं। देखिए, सच सुनने का पुरुषार्थ उन्हीं लोगों में हो सकता है जिनमें थोड़ी सी मर्दांगी है। तो भूपेंद्र सिंह जी मर्द नेता तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नपुंसक हैं, और सच सुनने का उनके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। यदि हो तो मुझे बोलने का अवसर दिया जाए और एक बार सच सुने, तथ्यों के साथ सुने। ऐसे नहीं एक एक चीज़ को मैं तथ्यों के साथ रखूँगा। जहाँ तक उन्होंने फर्जी कहा, तो फर्जी वो मुझे नहीं कह रहे हैं, वो फर्जी सचिवालय को और सचिवालय के हेड नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं। क्योंकि दिनांक 25 जनवरी 2024 को माननीय PS महोदय द्वारा मुझे उपनेता के तौर पर रिकॉग्निशन दिया गया, उसका पत्र है, सचिवालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा मुझे बधाई भी दी गई, व्हाट्सएप संदेश भी है मेरे पास, उन्होंने मुझे बाकायदा बधाई दी। जब PS बधाई दे रहे हैं तो PS जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के ब्याह पे ही बधाई दे रहे हैं। अब यदि इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी, जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है, तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं। तो वो उनका आपस का विषय है, वो उस ऑर्डर को लेके दोनों आपस में एक बार चर्चा करें कि कौन फर्जी है कौन नहीं है, और निर्णय हो जाए। तो मुझे भी अवगत कराना चाहिए। माननीय भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट में शामिल ना हो पाने की वजह से मेजर डिप्रेशन का शिकार हैं, और हमारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। पूरे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। सीहोर में भी एक बहुत बड़ा अभी हॉस्पिटल बना है, मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर है एक। तो मैं समझता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को इस पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो। यदि वहाँ नहीं सुधार होता तो बॉम्बे, दिल्ली में बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं, मैं उनको स्वयं कनेक्ट करूँगा और अपने व्यय पे मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो स्वस्थ रहे। यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो सौरभ शर्मा वाले कांड में आगे जाके उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं उनके ईश्वर जो है उनको दीर्घायु दे, और कुछ आयु जो उनकी जेल में बीतेगी उस आयु के लिए भी मैं कामना करूंगा कि वो अच्छे से बिताए। मुझे लगता है कि पहले आधे पागल हुए जब उनका कैबिनेट में नाम नहीं आया, और बचे हुए जब मैंने उनकी नोटशीट दिखा दी तो 100% वो पागल उसके बाद से हो गए हैं। लेकिन उसका इलाज है, घबरा। उधर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को फर्जी उपनेता प्रतिपक्ष करार दिया है। विधानसभा की नियमावली दिखाते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कटारे फर्जी काम कर रहे हैं। सदन की नियमावली में उपनेता प्रतिपक्ष जैसा कोई पद ही नहीं है। प्रतिपक्ष का प्रावधान है जिसका राजपत्र में नोटिफिकेशन भी होता है। उपनेता का नियमावली में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। तो ये जो फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं,
इसके बारे में मैंने कल विधानसभा में रखा है। ये नियमावली है। इस नियमावली में कहीं पर भी उपनेता का कोई प्रावधान नहीं है। ये राजपत्र का प्रकाशन है। इस राजपत्र में नेता प्रतिपक्ष का ही नोटिफिकेशन है, उपनेता का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये पूरी तरह से फर्जी उपनेता बनकर घूम रहे हैं, प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश। तो हमलावर हुए हैं हेमंत और डिप्रेशन में भूपेंद्र है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बयानबाजी है या एक दूसरे के ऐसा लगता है बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। सौरभ शर्मा की नियुक्ति मामले से जब ये एक झगड़ा इनके बीच शुरू हुआ, एक विवाद शुरू हुआ, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस स्तर पर पहुंच जाएगा। आप भाषा देखिए किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, राजनीति का ये स्तर जो है वो किस ओर जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट हैं गुंजन चौक से। गुंजन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश अचल जी, आप सभी का भी बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गुंजन जी आपसे, मुझे सुन पा रही हैं? जी, मुझे अपनी आवाज आ पा रही है। गुंजन जी, मैं जिस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही हूं, समझ रही हूं, बातें हो रही हैं, कोई किसी से कम नहीं पड़ता। लेकिन आपसे मेरा सवाल, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही हैं, मैम भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नियमावली है, नियमावली में उपनेता प्रतिपक्ष का पद नहीं है, वो फर्जी काम कर रहे हैं। तो फर्जी काम कर रहे हैं तो पहली बार तो नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई नेता उपनेता प्रतिपक्ष रहे हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात की जब उनको पीएस की तरफ से व्हाट्सएप पर बधाई दी गई है और लेटर जारी हो रहा है, तो फिर ये फर्जी पद कैसे हो गया, मुझे ये बताइए। देखिए राखी जी, अभी आपने भी जब अपनी बात की शुरुआत की तो आपने भी ये बात रखी कि ये किस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल की गई। तो सर्वप्रथम तो मैं उस पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगी कि आपने देखा होगा हेमंत कटारे जी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कांग्रेस का जो असली मूल चरित्र है, ये उसको चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं। ये किस तरह ना उम्र का कोई लिहाज रख रहे हैं, ना कोई पद का लिहाज रख रहे हैं। झूठ और फरेब की राजनीति तो कांग्रेस के नेताओं के मूल चरित्र में है, लेकिन एक उसके साथ जो थोड़ी बहुत मान और सम्मान बचा था, वो भी हेमंत कटारे जी ना अपना उम्र देख रहे हैं ना सामने वाले की। और जिस तरीके के अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद मैं तो टीवी पे नहीं बोलूंगी, लेकिन आपने स्वयं सुना होगा कि वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, कानूनी लड़ाई जो होती है वो कानून अपना काम करती है, लेकिन उस पे किसी भी रूप में झूठे आरोप और प्रत्यारोप किसी पे लगाना क्या शोभा देता है? पहले वो अपने गिरिबान में झांक के देखें। ये वही हेमंत कटारे जी हैं जिन्होंने महिला मित्र ने इनके ऊपर आरोप लगाया था, कई महिलाओं ने इनके ऊपर रेप का आरोप लगाया हुआ है, हाईकोर्ट में इनके केसेस चले हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस चले, एक महिला मित्र का सुसाइड का एलिगेशन भी इनके ऊपर है। तो ये क्या दर्शाते हैं? जो स्वयं आपराधिक प्रकृति के अगर हैं, जिनके भाई के ऊपर 35 से ज्यादा अपराध प्रकरण दर्ज हैं, गुंजन जी, हेमंत कटारे का दावा है वो हर विषय पर तथ्यों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। जब ये पूरा मामला आया था तब भी कई सारे पेपर्स उन्होंने मीडिया के सामने रखे थे और उन्होंने ये दावा आज भी किया है, हर पॉइंट पर बात करूंगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह जो हैं वो 100% पागल हो गए हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता। इस चीज को समझिए। देखिए, आरोप उन पर है, जो भी मामला है वो सारी चीजों को सामने रख रहे हैं। राखी जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। जो आपराधिक मामले, फिर तो हमारे देश में न्यायालय की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में लेजिस्लेचर की, जुडिशरी की, इन सब की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर सारे न्याय प्रकरण हेमंत कटारे मीडिया के सामने अगर करना चाहते हैं, तो कोर्ट के कागज आप जिस तरीके से अगर वो भूपेंद्र जी पे आरोप लगाते हैं, फिर उन्हें किस अधिकार दिया था भूपेंद्र जी पे आरोप लगाने पे? सारी ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी होगा उसको दोषी करार दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने
अनगिनत बार कहा है कि अगर दोषी कोई मेरी पार्टी का होगा या अन्य किसी पार्टी का, कोई वरिष्ठ होगा या जो भी होगा, अगर दोषी वो किसी मामले में पाया जाता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके का झूठ और फरेब जनता के बीच परोसने का काम जो हेमंत कटारे जी कर रहे हैं वो कहां से उचित है? फिर अच्छा ठीक है, चलिए जैसा कि आपने कहा, चलिए गुंजन जी मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। ठीक है गुंजन जी, मैं आपकी बात को मान लेती हूं। मैंने तो दो ही चीजें पूछी थी, एक तो ये कि उपनेता प्रतिपक्ष के पद को यदि फर्जी बता रहे हैं या फर्जी तरीके से आरोप लगाया तो क्या पहले नहीं थे? क्यों प्रमुख सचिव की तरफ से व्हाट्सएप पर बधाई दी गई? ये तो एक पूरे परिसर, पूरी एक प्रक्रिया के तहत ही होता है। क्यों भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि फर्जी पद है, नहीं होता इस तरह का पद? पहली बात। दूसरी चीज, जो नोटशीट रखी गई थी सामने सौरभ शर्मा वाले मामले में, तभी से इनका विवाद शुरू हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी तो तमाम तथ्य उन्होंने सामने रखे। उस पे भी भूपेंद्र जी ने भी सार्वजनिक रूप से सबके सामने आके कहा था कि वो नोटशीट पूर्ण रूप से गलत है। अगर कहीं कोई इस तरीके की चीज सामने आती है कानूनी रूप से तो मैं तब जवाब दूंगा, और कहीं पे भी इसमें सच्चाई नहीं है। देखिए गुंजन जी, क्योंकि उन्होंने, मैंने शुरुआत में ही कहा, वो हर चीज पर 100% तथ्यों के साथ बात करना चाह रहे हैं। उनके पास सबूत है, प्रमाण है। गुंजन जी एक सेकंड रुकिए, फर्जी नोटशीट लाने का काम करे। देखिए गुंजन जी, अब ये पद फर्जी है या नोटशीट फर्जी है, ये सब जांच का विषय है, लेकिन जो वो मीडिया के सामने लाए, जो उन्होंने दिखाया और दावे के साथ कहा कि मैं इस पे एक एक पॉइंट पर 100% सफाई से बात कर सकता हूं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। अब आपने उस पर भी सवाल उठा दिया। आपने कहा यदि वो सारे तथ्य दिखा रहे हैं तो फिर कानून की क्या जरूरत है, न्यायालय की क्या जरूरत है? चलिए मैं वापस आऊंगी। गुंजन जी कंटिन्यू करेंगे प्लीज। एक सेकंड, सब लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी जल्दी से, फिर मैं वापस आती हूँ। राम पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राम पांडे जी आपसे मेरा सवाल ये है, गुंजन जी एक सेकंड, राम पांडे जी आपसे मेरा सवाल ये है, विवाद अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, तमाम ऐसे मामले आते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, पागल हो गए हैं, डिप्रेशन में हैं, नोटशीट के बाद पूरे ही पागल हो गए, सच सुनने का पुरुषार्थ नहीं है, नपुंसक हैं, साफ तौर पर कहा, क्या ये ठीक है? तो ये ठीक है कि भूपेंद्र सिंह जी मोहन यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि मोहन यादव की सरकार फर्जी है, लेटर दे दिया उपनेता प्रतिपक्ष को। क्या विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये फर्जी है? क्योंकि लेटर तो मोहन यादव की सरकार ने, और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्हीं ने दिया है ना लेटर। फिर आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं मैं उनको स्वीकार नहीं करूंगा। अब क्या कहेंगे, इनकी सरकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बनी हुई है। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता इनकी सरकार से निकल जाए तो ये लोकसभा में भी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और हर प्रदेश में इनकी सरकार गिर जाएगी। अब सागर की बात कर लें, गोविंद राजपूत कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आज बीजेपी में चले गए, वो मंत्री हैं, और उनके कारण भूपेंद्र सिंह जी मंत्री नहीं बन पाए। आज गोविंद राजपूत जी यदि मंत्री नहीं होते तो भूपेंद्र सिंह जी होते। फिर आपको क्या कहने की जरूरत थी भूपेंद्र सिंह जी को कि नोटशीट यदि दिखा दी जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब नोटशीट दिखा दी गई आपको, आपकी नोटशीट से सौरभ शर्मा का अपॉइंटमेंट हुआ। जो आपकी खुरई विधानसभा है उसकी चेक पोस्ट पर सबसे पहले सौरभ शर्मा की वहां पोस्टिंग हुई, और सौरभ शर्मा का जब नाम आएगा तो भूपेंद्र सिंह का नाम आएगा और बीजेपी सरकार का नाम आएगा, और जब भूपेंद्र सिंह का नाम आएगा तो सौरभ शर्मा का नाम आएगा। क्या कारण है कि 52 किलो सोना किसका है? 3-4 महीने हो गए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सारे लगे हुए हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि ये 52 किलो सोना भूपेंद्र सिंह का है, गोविंद राजपूत का है, मोहन यादव का है, शिवराज चौहान का है? राम पांडे जी सामने आना चाहिए। राम पांडे जी आपकी बात को भी माना, लेकिन इन सारी बातों के बीच में ये सारी बातें कहना, क्योंकि वो भी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको ये कह देना कि आप नपुंसक हैं, आप पागल हो गए हैं, मैं उनका इलाज खुद करा देता हूं निःशुल्क, ये जो राजनीति और भाषा का स्तर है, मैंने उस पर से सवाल किया था। आरोप प्रत्यारोप तो हैं, वो तो मैंने भी सवाल उठाया, नोटशीट के बाद क्यों बोलती बंद है, वो तो मैंने भी सवाल उठाया, मैं आपकी बात को मानती हूं, लेकिन भाषा का जो स्तर है थोड़ा सा समझना चाहिए। तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप फर्जी, चोर, 420, आप देखिए क्या क्या कहा है उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष को, जो पूरे विपक्ष को प्रदर्शित करता है, पूरे विपक्ष की जो प्रदेश की जनता है उसको आप कह रहे हो चोर है, 420 है, फर्जी है। ये भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं, तो ये उनके शब्द अच्छे हैं।
तो जैसा आप करोगे वैसा आप भुगतोगे। उन्होंने तो कहा ठीक है। ये कम पढ़े लिखे हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी डिग्री बताइए। मोदी जी ने भी तो बताई अपनी डिग्री। ठीक है राम भले पांडे ही जी। मोदी जी ये नहीं बता पाए कि वो कहाँ की डिग्री है, ना मन की बात में मोदी जी बता पाते हैं ठीक कि है। उन्होंने कब पढ़ाई की, किसके साथ की। ठीक है तो राम यदि पांडे जी, इनकी भी रोकूंगी। डिग्री असली है तो बताइए अपनी ठीक असली है, डिग्री। वापस आते हैं, जवाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे। रमेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ रमेश, ये पूरा मामला जो आया, थोड़ा सा मैं भाषा के स्तर को लेके, विधानसभा परिसर में यदि इस तरह की बातें होंगी, दोनों दिग्गज हैं, माननीय हैं, सब माननीय ही होते हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी मुख्य बात, मैं उप नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर सर सवाल करूंगी। एक तरफ वो दिखा रहे हैं कानूनी प्रक्रिया में ऐसा कोई पद नहीं है, आप उसको तमाम चीजों को दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार हमने इस पद को देखा है अंदर। अब कौन सही है, कौन गलत है, क्या सच में फर्जी है कि नहीं है, प्लीज बताइए। देखिए, मोटे तौर पर सरकार जो भी चलती है या कोई काम होता है, एक तो नियमावली से काम होता है और एक परंपराओं से काम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि विधानसभा में नेता, उपनेता, प्रतिपक्ष का कोई पद नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं बन गई हैं। उस परंपरा के तहत कई बार ऐसे अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये हर नेता प्रतिपक्ष के साथ नहीं हुआ, एक आध का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ है, उपनेता बना है। तो कुछ परंपराएं हो जाती हैं, नियमावली से हट करके भी परंपराएं। तो मैं समझता हूं उसी के तहत जो है वो हेमंत कटारे को बनाया होगा कांग्रेस ने। एक बात हो गई। दूसरी बात अब आती है यहाँ पर दो बात, एक सौरभ शर्मा का प्रकरण और दूसरा हेमंत कटारे जी की अपनी भाषा शैली। सबसे पहले तो एक बात मैं बताऊं, जहां तक मैं समझता हूं सौरभ शर्मा को कोई कांग्रेस ने नहीं पकड़वाया, उन्होंने कोई टिप्स नहीं दिए, तो वो ईडी ने खुद पकड़ा, या उसके जो 50 कितना करोड़ों रुपया मिला है, सोना मिला है कहीं किसी फार्म हाउस में, वो भी ईडी ने जाकर के पकड़ा। ये जो नोटशीट सामने आई हुई है, नोटशीट भी कांग्रेस ने नहीं खोजी है, हेमंत कटारे ने नहीं खोजी है। ईडी को जो कागज मिले हैं उसके अंदर ये मिली हुई है, तो वो सारा का सारा प्रक्रिया में है। अब दूसरी बात ये आती है भाषा शैली की। निश्चित रूप से इस समय राजनीति में भारी गिरावट आई हुई है, भाषा शैली का स्तर इतना गिर गया है, कई बार हम गले कूचे में जो बातें करते हैं वो आजकल कुछ बातें राजनेताओं के मुंह से सुनने को मिलती है। मोटे तौर पर राजनेताओं को अपनी भाषा और शैली पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजपुरुषों के आचरण का, उनकी भाषा का, उनके व्यवहार का जन सामान्य अनुसरण करते हैं। यदि कोई राजनेता इस तरह की भाषा बोलेगा, किसी को पागल बोलेगा, नपुंसक बोलेगा, मेरी दृष्टि में तो ये पूरी तरीके से अनुचित है। और उसका एक कारण है, कांग्रेस में मैं पिछले दिनों से वामपंथ की छाप देख रहा हूं। लेनिन की क्रांति में अगर देखेंगे तो उसमें मुद्दे कम होते थे, पर्सनल अटैक ज्यादा होता था, छवि भंग करने का। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस बिल्कुल वामपंथ की ट्रैक पर चल रही है, पर्सनल अटैक कर रही है, छवि भंग करने का प्रयत्न कर रही है। हेमंत कटारे की बात उसी तरीके से है। हालांकि कई और तरीके भी हो सकते हैं उस नोटशीट को लेकर के, किस तरीके से तरीके भी और हो सकते हैं जिस पर वो सरकार को घेर सकते थे। जैसा कि आपने अगर देखा होगा, वो जो नियुक्तियों का मामला आया था, उस नियुक्तियों के मामले में कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार को घेरा था, वो डिपार्टमेंट अभी मुझे नाम याद आएगा। रमेश जी, मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगी सर, क्योंकि समय की भी सीमा है और बहुत जल्दी से अचल जी की एक प्रतिक्रिया आ जाए यहाँ पर, उसके बाद मैं जैसे ही वक्त बचता है वापस आऊंगी। राकेश, अचल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। सर, इस पूरे विषय पे एक आपकी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, और इसलिए क्योंकि ये मामला जो आ रहा है, ना तो हेमंत कटारे कम पड़ते हैं, ना भूपेंद्र सिंह कम पड़ते हैं, लेकिन ये जो भाषा का स्तर है, जो चीजें रखी जा रही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़ जाते हैं। यहां पर तो पद को लेके भी फर्जी और उसके लिए बात होने लगी, तो ये बड़े सवाल हैं। और राखी जी देखिए, अभी जो रमेश जी ने कहा मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि भाषा के स्तर पर भारतीय राजनीति में पिछले एक दशक में भयंकर गिरावट आई है, और गंगा उल्टी नहीं बह रही है, सीधी बह रही है, ऊपर से नीचे तक। दिल्ली से बात शुरू होती है और भोपाल तक आती है। बहुत घटिया भाषा का इस्तेमाल सभी राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है। और सवाल ये है कि कांग्रेस पर किस पंथ का असर हो रहा है, ये तो मैं नहीं जानता, मैंने विश्लेषण भी नहीं किया, लेकिन ये सही है कि पिछले दिनों से भारतीय राजनीति में गली से लेके और दिल्ली तक व्यक्तिगत आक्षेप बहुत हो रहे हैं,
और जो मुद्दे हैं उनको उठा करके एक तरफ रख दिया गया है और मुर्दे खोदे जा रहे हैं, गड़े मुर्दे खोदे जा रहे हैं। और जहां तक सौरभ शर्मा का सवाल है, मैं उसी शहर से आता हूं जहां से सौरभ शर्मा पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़े लिखे हैं, और मुझसे तो खैर मेरे सामने तो बच्चों के बच्चे ऐसे हैं। और 52-57 किलो सोना अगर वो कमा लेते तो मैं खुद पागल हुआ जा रहा हूँ ये सुन के, खबर सुन के। और हेमंत कटारे की जहां तक बात है तो उनके भाषाई संस्कार चंबल के हैं, उनके पिता को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, तो उनकी भाषा में जरूर तलखी है और इसको उनको नर्म करना चाहिए। उनके पास अगर तथ्य हैं और वो भारतीय न्याय संहिता में जो अभी बन गई है नई, उसमें भरोसा करते हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर अगर भूपेंद्र जी गलत बोल रहे हैं तो सीधे थाने में जाना चाहिए और रिपोर्ट लिखाना चाहिए, अदालत जाना चाहिए, मानहानि का मामला दर्ज कराना चाहिए, बजाय गाल बजाने के। उनके पास तथ्य हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। जी ठीक है, एक छोटा सा जवाब आपका, ये जो पद को लेकर भूपेंद्र सिंह ने अपनी टिप्पणी करी है कि हेमंत कटारे को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी मैं रमेश जी से इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत सी चीजें परंपरा से आती हैं, हर चीज कानून से नहीं बनती। अगर उपनेता का पद अवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो निश्चित तौर पर 2023 से लेकर अब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो नरेंद्र तोमर हैं, बहुत अनुभवी राजनेता हैं, संसदीय परंपराओं के ज्ञाता हैं, वो कभी का इस पद को खारिज कर दिए होते, लेकिन उन्होंने बधाई दी। उनकी सरकार के प्रमुख मुख्य सचिव ने हेमंत को बधाई दी। इसलिए मुझे लगता है कि परंपरा के चलते जो दायित्व उन्हें दिया गया है या जो संबोधन उन्हें दिया गया है उसे सभी लोग मानते हैं सिवाय भूपेंद्र सिंह चौहान के। जी चलिए, गुंजन जी कुछ कहना चाह रही थी, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, अभी हमने हमारे दोनों सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार जी को भी सुना, तो एक चीज तो बहुत कॉमन आई, वो ये आई कि अगर भूपेंद्र जी के ऊपर कोई भी उमंग से नेता प्रतिपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष के पास अगर हेमंत कटारे जी के पास कोई भी सबूत है तो वो जाए ना न्यायालय, या तो कहते हैं कि उन्हें न्यायालय पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, लेकिन वो अपनी इस भाषा शैली को बिल्कुल ध्यान में रखे कि वो यहाँ पे कोई पारिवारिक कार्यक्रम के बीच में अपनी बातें नहीं बोल रहे हैं, या कांग्रेस में आपसी नहीं हो रही ये बातचीत, क्योंकि कांग्रेस में कुर्सी मार राजनीति, कुर्ता फाड़ राजनीति, जूता मार राजनीति होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इनमें संस्कार संस्कृति को भी बहुत तवज्जो दी जाती है। तो वो अपनी भाषा पे ध्यान रखें और अगली बार ऐसी कोई भी अनाप शनाप टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचें। चलिए, समय की सीमा है। राम पांडे जी जवाब दे दीजिए। बहुत सारी राजनीति कांग्रेस में है, उन्होंने गिना दी। नहीं, ये बात तो सही है। जब से 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस भाषा का जो चलन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी इसको समर्थन करती है। हाँ, कटारे जी ने ये कहा था कि मैं इनका इलाज कराऊंगा, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी के पास हजारों करोड़ों रुपया है। जब 52 किलो सोना उसके पास है, सौरभ शर्मा के पास, तो भूपेंद्र सिंह जी के पास कितना होगा? तो वो सक्षम है अपना स्वयं का इलाज कराने के लिए। और भाषा का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी इनके एक मंत्री ने मध्य प्रदेश की जनता को भिखारी कहा कि ये लोग भिखारी हैं, कटोरा लेकर खड़े हो जाते हैं, आवेदन लेकर आ जाते हैं। तो भाषा पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद, अब मेरे पास, मैं अभी वीडियो नहीं दिखा सकता हूं जिसमें मोहन यादव जी माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। आप कहें तो मैं अभी दिखा नहीं सकता। तो भाषा तो इस हद तक गिर गई। राम पांडे जी, आप भी कहाँ बैठे हुए हैं, किस चैनल पे बैठे हैं, किन महिलाओं के सामने बैठे हैं और कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके मोहन यादव से पूछिए, मोहन यादव से पूछिए। सबकी भाषा शैली एक सी है, थोड़ा तो सम्मान। हम इसी लाइन पर जा रहे थे कि भाषा का स्तर और राजनीति क्या है। यहाँ तो स्तर, भाषा सब टूटी चली जा रही है। चर्चा से ही पता चल रहा है कि कभी कुछ ऐसा हो नहीं पाएगा। अचल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुद्दा इतना गंभीर हो गया है भाषा के मामले में, हाँ। तो बेहतर हो कि भूपेंद्र को और हेमंत कटारे को उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री कमबख्तों का इलाज कराने में बड़ा दम भरते हैं। भाषा वहां भी गिरी हुई है। एक निर्वाचित विधायक को, महाराष्ट्र के विधायक को, जो आपके सदन का सदस्य नहीं है, उसे आप कमबख्त कह रहे हैं। तो भाषा पूरी गंगा मैली हो गई है राजनीति की। तो ठीक है, रमेश जी बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया सर। देखिए, मोटे तौर पर अगर हमको आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश देना है तो भाषा शैली पर राजनीति से उठ करके सारे लोगों को विचार करना चाहिए और दूसरे पर आक्षेप लगाने से पहले आत्मनिरीक्षण करें। और प्रत्येक पार्टी के जो वरिष्ठ जन हैं
वो अपने कनिष्ठ जनों को और अपने जो दूसरे सहयोगी साथी हैं उनको बाकायदा क्लास लेकर के कैसी भाषा बोलनी चाहिए, ये अभियान स्वयं प्रत्येक पार्टी को चलाना चाहिए। दूसरे पर आक्षेप लगाने से भाषा नहीं सुधरेगी। संस्कार जो है कहीं ना कहीं आत्म केंद्रित चेतना से उत्पन्न होते हैं और ये कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में और अपने ही दल में आना चाहिए, तभी राजनीति का स्तर सुधरेगा। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, हमलावर हुए हेमंत और डिप्रेशन में भूपेंद्र, कहा तो है, लेकिन देखिए कहा है तो कुछ सोच समझकर कहा होगा। और यदि भूपेंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं तो वो ये जो चीजें रख रहे हैं उसकी चीजों को लाइए। देखिए एक आरोप आता है, कहते हैं ना क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपने भी हेमंत कटारे को छोड़ा नहीं, तो आपको क्यों छोड़ेंगे? अब दोनों अपने सबूतों के साथ आ जाइए। हेमंत कटारे सारे सबूत प्रमाण मीडिया के सामने रख चुके हैं और आज भी दावा कर रहे हैं कि मैं एक एक बात पर तथ्यों के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। तो भूपेंद्र सिंह भी आ जाए और आमने सामने आप बात कर लीजिए। लेकिन रही बात भाषा के स्तर की, तो इसको तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, थोड़ा सा सोच समझ के बात करिए, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपनी राय यहां पर रखी है। अब यह विवाद रुकेगा या और बढ़ेगा इन दोनों के बीच, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।